नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। पति पत्नी और एक लड़की की निर्वस्त्र लाश मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही कि वो लड़की आखिर कौन थी, जिसकी अब पहचान हो चुकी है और पुलिस ने लड़की के कथित पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र के साथ। उसके बाद में कुछ पता? उसके बाद हमें कोई नहीं पता, वही लेके गए थे। स्कूटी कहाँ है उसकी? स्कूटी का हमें पता नहीं। मेरठ के सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की गुत्थी गहराती जा रही है। पुलिस की कई टीम इस मसले को सुलझाने में लगी है। फिलहाल चंद्रशेखर गुप्ता के घर से मिली निर्वस्त्र लाश की शिनाख्त हो चुकी है। तीसरी लाश मेरठ के शेरगढ़ी की रहने वाली रिया और रेनू की है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जो कि रेनू का पति बताया जा रहा है। मृत लड़की के परिवार का कहना है कि वो पुष्पेंद्र नाम के एक शख्स के साथ गई थी। पुष्पेंद्र से रिया ने कोर्ट मैरिज की थी। मेरी दोनों बहन गई थी, मेरा देवर भी था साथ में। 4 व्हीलर में गए थे 1 बजे के करीब, 1 बज रहा था। देवर का नाम है पिंटू, वैसे पुष्पेंद्र भी कहते हैं, 2 नाम है उसके। पुष्पेंद्र के साथ। उसके बाद में कुछ पता? उसके बाद हमें कोई नहीं पता, वही लेके गए थे। स्कूटी कहाँ है उसकी? स्कूटी का हमें पता नहीं, वो तो 4 व्हीलर में गए थे। एक जो है उस पर कार्ड रखी थी किश्तों पे। इस मकान में रहने वाले चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी पूनम की लाश इस मकान में ही खून से लथपथ पड़ी मिली थी। लेकिन इस तिहरे हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसी घर से बरामद तीसरी लाश थी। तिहरे हत्याकांड की खबर तब लगी जब कुरियर देने आए लड़के के बार-बार घंटी बजाने पर भी घर का दरवाजा नहीं खुला। पुलिस के पहुंचने पर लड़की और चंद्रशेखर की पत्नी की लाश बेडरूम में पड़ी मिली, जबकि घर के मालिक चंद्रशेखर गुप्ता की लाश घर के ही ड्राइंग रूम में पड़ी थी। श्री चंद्रशेखर गुप्ता की हत्या हुई है, उनकी पत्नी पूनम की हत्या हुई है। एक लड़की है जो इस फैमिली की नहीं है, अननोन है, उसकी हत्या हुई है एंड शी वाज फाउंड इन अ नेकेड कंडीशन। वहाँ पर कॉन्डोम बरामद हुआ है। जो ड्राइंग रूम था उसमें पर्दे के अलावा भी इस तरह एक चादर से ढका गया था कि अंदर कुछ दिख ना सके। फिलहाल इस तिहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस के सामने कई सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस खोज रही है। मसलन तिहरे हत्याकांड की वजह क्या है? रिया चंद्रशेखर के परिवार को कैसे जानती है? वो वारदात के वक्त घर में क्या कर रही थी? उसके बदन पर कपड़े क्यों नहीं थे? क्या हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई? अगर हाँ, तो रिया के साथ किसके अवैध संबंध थे? रिया मेरठ की ही रहने वाली थी और वो अपनी मां से अलग रह रही थी। पुलिस ने जब रिया के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को निकाला तो उसमें सामने आया कि हत्या वाले दिन रिया की बात चंद्रशेखर या उनकी पत्नी से हुई थी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कई एंगल से कर रही है, लेकिन पुलिस का पहला शक नाजायज रिश्तों को लेकर है। उस्मान चौधरी के साथ अनुज मिश्रा, मेरठ, आज तक। लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया। खेलते खेलते एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। हादसे में मासूम की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने ही गलती से लिफ्ट का बटन दबा दिया और ये दर्दनाक हादसा हुआ। अपार्टमेंट में खेलते खेलते लिफ्ट इस बच्चे के लिए मौत साबित हुई। लखनऊ के जुबलिंग रोड पर राज अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसकर अर्नब नाम के बच्चे की जान चली गई। अपार्टमेंट के 5वें माले पर अर्नब लिफ्ट के दरवाजे और उसके बीच की खाली जगह में खेल रहा था। तभी 4थे माले पर उसके पिता सुमित ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे चली और बच्चा उसमें फंस गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट काटकर अर्नब को बाहर निकाला गया। अफरा तफरी के बीच बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सुमित जी हैं, स्टेट बैंक में कर्मी हैं, ये 401 में रहते हैं। लड़का खेलते खेलते 5वें लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर चला गया। लिफ्ट पे ही अपना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे थे, तो उसी में दरवाजे और ग्रिल के बीच में लड़का आ गया। जब तक 4 नंबर की ग्रिल दबाई गई तब तक वो लड़का फंस चुका था। काफ़ी मेहनत के बाद उसको निकाला गया, लड़का एक्सपायर कर गया। अपार्टमेंट की इसी लिफ्ट में फंसकर अर्नब की जान गई। अर्नब के पिता सुमित लखनऊ के स्टेट बैंक शाखा में पीओ है। 4 महीने पहले ही लखनऊ तबादला हुआ था। जिस राज अपार्टमेंट में सुमित रहते हैं, वहाँ लिफ्ट भी पुरानी तकनीक की लगी है। अगर हाईटेक लिफ्ट होती तो बच्चे की जान बच जाती, और अगर इस लिफ्ट में भी गार्ड मौजूद होता तो अर्नब की जान बच सकती थी।
नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट बिल्डर ने सुविधा तो दी, पर निगरानी और सुरक्षा के लिए गार्ड तक नहीं रखा। आशीष श्रीवास्तव के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। बीती रात लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसने पर सीआरपीएफ के कुछ जवान गुंडागर्दी पर उतर आए। जवानों ने जहां रेस्टोरेंट में जमकर कोहराम मचाया तो मालिक को भी बुरी तरह से पीट दिया। जवानों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। लखनऊ के रेस्तरां में दनदनाते घुसते ये वर्दीधारी सीआरपीएफ के जवान बताए जा रहे हैं। देर रात जब रेस्तरां बंद हो चुका था और कर्मचारी साफ सफाई में जुटे थे, उसी वक्त एक एक कर 5 जवान रेस्तरां में घुस आए और शराब की मांग की। लेकिन जैसे ही रेस्तरां मालिक ने शराब परोसने से इनकार किया, वैसे ही ये रक्षक भक्षक बन गए। 2-4 थप्पड़ खाने के बाद भी जब होटल मालिक शराब न परोसने की अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो एक बार फिर उसकी धुनाई की गई। एक साथ 3 जवान उसकी पिटाई करते रहे। पूरे 3 मिनट तक सीआरपीएफ जवानों का टॉर्चर पार्ट 1 चलता रहा और होटल में लगा कैमरा इसे रिकॉर्ड करता रहा। मारा पीटा, दस्तार फाड़ दी, दस्तार पैर रख दिया, इनके बाल काटो, इनको गंजा करो। किस गाड़ी से आए थे सर? बुलेरो से आए थे, नीली बत्ती गाड़ी थी, नंबर वहाँ पर मोटरसाइकिल गाड़ी था, उसी नंबर से इनका। इन जवानों की पहचान उस गाड़ी से हुई जिस पर सवार होकर ये गुंडागर्दी करने पहुंचे थे। होटल मालिक ने पुलिस को जो गाड़ी का नंबर बताया वो नीली बत्ती लगी हुई बोलेरो गाड़ी थी। नंबर था PB081470। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला ये गाड़ी डीआईजी सीआरपीएफ के नाम पंजीकृत है। यहाँ पे जो ग्रुप सेंटर है और आईजी सीआरपीएफ साहब का कार्यालय है, वहाँ से उसके विषय में सूचना प्राप्त की जा रही है कि कौन गाड़ी यूज करता था, उसका नाम क्या था अधिकारी का। अब लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आशीष श्रीवास्तव के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के कैराना में पिछले कई दिनों से जारी कशमकश के बीच 5 संतों का एक दल वहां सच का पता लगाने पहुंचा। इस दल का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और इसी बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कैराना से पलायन की खबर सच है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैराना से हिंदू परिवार गए, भगाए गए, रोजगार के लिए गए, दबाव में गए, खराब कानून व्यवस्था के कारण गए, जैसी कई व्याख्याओं को सुनने और बीजेपी के लगातार दबाव के बाद वहां साधु संतों का एक दल पहुंचा है। इस दल में 5 संत हैं जो कैराना की असलियत जानने गए हैं। जो हालात हैं वो कुछ और हैं, दिखाई कुछ और जा रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जो कैराना में एक्चुअल स्थिति है उसकी जानकारी सरकार को हो और उसके बाद कोई कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 संतों की एक टीम गठित की है जो कैराना का सच पता लगाएगी। इस टीम में आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्वामी कल्याण देव, नारायण गिरी, स्वामी चिन्मयानंद और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी शामिल हैं। इस बीच कैराना मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुरानी बात पर कायम है कि कैराना से पलायन रोजगार की खोज में हुआ है। किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए, रोटी रोजी के लिए गए, कहीं पलायन नहीं किया है। मोदी साहब से कह रहे हैं कि जब गुजरात में दंगा हुआ था, हाँ, गुजरात में दंगा हुआ था, वहाँ कितने लोग पलायन कर गए थे। पहले संगीत सोम और मोदी साहब प्रधानमंत्री जी उन्हें वापस कर दें, करे वापस। इस बीच इलाके से सांसद हुकुम सिंह ने फिर ये बात दोहराई है कि कैराना से जाने वालों का सच सामने आना चाहिए। इससे पहले बीजेपी का एक जांच दल कैराना गया था। जांच दल ने वहां के हालात का जायजा लेने के बाद कहा था कि कैराना में सरकार जबरदस्त भेदभाव बरत रही है। बीजेपी सांसद का आरोप है कि कैराना में समाजवादी सरकार की सरपरस्ती में गुंडों को खुली छूट है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार कह रही है कि कैराना से पलायन की एक सामान्य घटना है जो देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। संजय शर्मा, कैराना, आज तक।
बीजेपी सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने शिक्षा नीति पर खुलकर कह दिया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण होकर रहेगा, जिसके बाद सरकार विरोधियों के निशाने पर है। अरे मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा, जो अच्छा होगा वो होगा। ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बोल हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि देश हित में जो जरूरी होगा वो होकर रहेगा। जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद हो, कुछ नहीं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने मंच से जवाब दिया कि केंद्र की शिक्षा नीति क्या है, भगवाकरण और आरएसएस करण का हवाला दिया और ये भी बताया कि देश के बच्चे किसका इतिहास पढ़ेंगे। यदि राणा प्रताप और महाराज शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम किसका चंगेज खान का इतिहास पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, किसका हम अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश जब कैराना को सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक साबित करने की होड़ से गुजर रहा है, उसी दौरान ये कठेरिया का भगवाकरण वाला बयान आया है। इस बयान पर राजनीतिक देश की शिक्षा नीति लंबे समय से बीच बहस है। कभी किसी राज्य की किताबों से स्वतंत्रता सेनानियों को हटाया जाता है तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री पर ही अध्याय जोड़ दिया जाता है, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद से ही शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा सूरत में एक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे और उन्हें यहां सरदार पटेल की याद आई और प्रतिमा का सम्मान करने की प्रक्रिया में उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला है। वंजारा ने पटेल के गले में एक नकली पिस्तौल और पेन का हार पहना दिया। गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा ने देश के लौह पुरुष की मूर्ति पर पेन और बंदूक का हार चढ़ा दिया। तस्वीरें सूरत शहर की हैं। सूरत में एक सम्मान समारोह के दौरान वंजारा ने पहले जनता के बीच एक कार रैली निकाली। इसके बाद गुजरात के धरती के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आई तो मूर्ति पर नमन करने पहुंचे, लेकिन ना फूल चढ़ाए ना फूलों का हार पहनाया। पहले तलवार लहराई और उसके बाद पटेल के गले में पिस्तौल और पेन का हार पहना दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो अधिकारी है उन अधिकारियों का सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान गुजरात की पुलिस का है, ये सम्मान हिंदुस्तान के देशभक्तों का है। जेल से छूटने के बाद इन दिनों गुजरात में वंजारा के लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। वंजारा सूरत के रेलवे स्टेशन से सम्मान समारोह की रैली शुरू करने पहुंचे थे, लेकिन पटेल की प्रतिमा पर पेन और पिस्तौल का हार चढ़ाकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं कि आखिर वंजारा ने इससे क्या संदेश दिया है। गोपी घांगर, सूरत, आज तक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 46 साल के हो गए। राहुल के जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर और 10 जनपद के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की और राहुल के लंबी आयु के लिए हवन पाठ भी किया गया। इन तस्वीरों में राहुल के जन्मदिन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाई देता है। राहुल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को बधाई दी तो राहुल ने कहा धन्यवाद।